नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल पीपुल बिल। भ्रष्टाचार की रैंकिंग करने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की इस साल की रिपोर्ट जारी हो गई और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत की स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में पिछले वर्ष से भी ज़्यादा खराब हो गई। पिछले वर्ष 180 देशों में 180 देशों की ये सूची है, तो 180 देशों में भ्रष्टाचार के मामले में भारत पिछले वर्ष यानी 2024 में 93वें स्थान पर था और इस वर्ष खिसक के 96वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इससे प्रधानमंत्री मोदी का ये दावा खोखला साबित करने के लिए पर्याप्त है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कि उन्होंने डीबीटी जैसे तमाम उपायों को लागू करके और भ्रष्टाचार का अंत कर दिया है। और राजीव गांधी जो ये कहते थे कि 1 रुपये अगर जब मैं लोगों के लिए भेजता हूँ उसमें केवल 15 पैसे लोगों तक पहुँच पाते हैं और बाकी 85 पैसे बीच में भ्रष्टाचार करने वाले हड़प कर जाते हैं। तो ये कांग्रेस के ज़माने की दशा थी और जब हमको सत्ता मिली तो हमने जो है कुछ ही सालों में इस स्थिति को बदल के रख दिया है। अब कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, अब तो बहुत ही ईमानदारी के साथ काम हो रहा है और जो है वो और लोग बड़े सुख चैन से हैं और लोग जो लोगों का अधिकार है वो लोगों को बिना पैसा खर्च किए हासिल हो रहा है। तो ये हालांकि बिल्कुल जो है उस पर सच्चाई पर कली पोतने वाली बात थी। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं, भले ही वो वैसे लड़ जाएं अगर मोदी जी की आलोचना की जाए, लेकिन वो भी जब व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, जब किसी अन्य पार्टी से उनकी तुलना नहीं होती या फिर ये उनको नहीं लगता कि मोदी या भारतीय जनता पार्टी पर कोई प्रहार करने के इरादे से कोई बात की जा रही है, यानी वो जब सचेतन नहीं होते, जब अचेतन जो उनका मस्तिष्क जब काम कर रहा होता है तो उस समय वो सच्चाई बोलते हैं और वो भी ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार पहले से कई गुना बढ़ चुका है। जो काम पहले बिना पैसे के पहले काम नहीं होते थे तो आज भी नहीं हो रहे। लेकिन अंतर ये आया है कि पिछली सरकारों में जो काम 50 रुपये में हो जाता था वो काम आज 500 रुपये में होता है। तो इस कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये जो रैंकिंग निर्धारित की, ये कोई नहीं है कि कोई नई बात हो या इस सच से कि भ्रष्टाचार के मामले में देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है, इससे यहाँ के लोग अनजान रहे हो और उनको बोधि ज्ञान प्राप्त हो गया हो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से। लोग पहले से इस बात को जानते कि स्थिति बिगड़ रही। मोदी जी चाहे जितना जो है गाल बजाएं, चाहे जितना राग अलाप है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी की व्यवस्था कायम कर दी है, लेकिन ईमानदारी की व्यवस्था न तो कायम हुई है और न उनका कोई इरादा है। क्योंकि इस मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है, पहले की सरकारों में भी कमोवेश ये कमजोरी रही है कि वो भ्रष्टाचार या जो सिस्टम है, सिस्टम कब ध्वस्त होता है, सिस्टम कब खराब होता है, कब ठीक से काम नहीं कर रहा होता, जब सत्ता में ये मानता ना हो कि वो उन शक्तिशाली लोगों को, शक्तिशाली वर्ग उभरते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति उभरते हैं हर व्यवस्था में, और वो शक्तिशाली व्यक्ति उभरते तो फिर वो उसको जो व्यवस्था का अनुशासन है उसको अंगूठा दिखा के और अपनी मनमानी चलाने लगते हैं। तो इस मनमानी में तो अभी अमेरिका के जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो जिनको ट्रम्प ने जिनको हराया है, जो बाइडन, उन्होंने भी कहा कि अमेरिका का भी लोकतंत्र जो है वो उसका भी जो लोकतंत्र की गुणवत्ता उसमें भी बहुत क्षरण हुआ है। उसमें भी वो जो प्रभुत्वशाली वर्ग है वो प्रभुत्वशाली वर्ग की मनमानी के आगे सरकार लाचार है। लेकिन हिंदुस्तान में तो स्थिति बहुत खराब है। अमेरिका में मेरे मित्र रहते, वो पत्रकार ही हैं, उनसे जब तक बात होती रहती तो वो बताते हैं कि अमेरिका में खरीद वगैरह की बड़ी खरीद जो होती है उसमें जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं वो भ्रष्टाचार कर लेते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में भ्रष्टाचार का वहाँ जो है कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो अगर पैसे की पेशकश भी कर दी कि जल्दी बन जाए तो आपको उल्टा पड़ सकता है। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और वैसे ही बड़ी ईमानदारी के साथ में आपकी जो आवश्यक पड़ताल है वो शुरू हो जाएगी और आपको एक निर्धारित समय में आपके हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। इसी तरीके से अन्य चीज़ें हैं।
तो ये लगता है कि हाँ लोकतंत्र है, लोगों के अधिकार की कोई कद्र है अमेरिका के सिस्टम में। यहाँ क्या है, यहाँ पर अब यहाँ योगी जी जैसे उत्तर प्रदेश में है कि हर रोज चिल्लाते रहते हैं कि ज़मीन की पैमाइश में जो है वो, अगर लेखपाल ने ये कहा कि वो हम पैसे मांगे या कानूनगो ने पैसे मांगे तो कड़ी कार्रवाई होगी। कुछ लोगों पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की भी है, लेकिन उससे क्या होता है, कुल मिला के आज भी स्थिति ये बनी हुई है कि लेखपाल तब तक अपना वो हिलता डुलता नहीं है जब तक कि उसको सुविधा शुल्क भी न मिल जाए, और सुविधा शुल्क भी पहले से कई ज़्यादा गुना बढ़ चुका है। तो आपका काम कितना भी जायज हो, आपका काम कितना भी जो है, कितना भी आप वो अधिकार हो जो आप उस काम के प्रति, लेकिन उन अधिकारों का, उस आपके अधिकार का कोई मतलब नहीं है। आपसे आपको जो है जलील करके, और जब तक आप पैसे नहीं चुका देंगे संबंधित अधिकारी को, संबंधित कर्मचारी को, तब तक वो आपका काम आपका होगा नहीं, आपके अधिकार का कोई मतलब नहीं है। पूरी तरीके से अधिकार विहीन स्थिति में यहाँ की जनता जी रही है। और फिर भी आप अब अधिकारों के बिना तो अधिकार स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, अधिकारों के बिना लोकतंत्र का क्या अर्थ है, जब लोग इतने असहाय हैं, लोग इतने दीनहीन स्थिति में हैं कि अपनी जायज बात के लिए भी उनको पैसे देने पड़ते, तो वो देश के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि मोदी सरकार की इस बात में कोई रुचि नहीं है कि वो उसको रोके, वरना पहले तो वो अपनी पार्टी के स्तर से इस बात की शुरुआत करती। उनकी पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक के, चाहे वो पदाधिकारी हों चाहे जनप्रतिनिधि हों, उनकी 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये सबको दिखाई देता है। संघ वाले लोग जो कहा जाता था कि वो बड़े त्यागी होते, उनकी स्थिति भी छुपी नहीं है कि आज वो भी कितने ज़्यादा धनलोलुप हैं, वो भी पैसे चाहते, उन्होंने भी कितना अपना तामझाम बढ़ा लिया। एक सुनील बंसल हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री। सुनील बंसल की कुछ साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी थी, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी, तो उनकी कुछ साल पहले जो है वो माताजी शायद गुजर गई थी, तो उन्होंने अपने वहाँ राजस्थान में अपने पैतृक स्थान पे उनका त्रयोदशी आत्म शांति भोज कराया था। तो उसमें हजारों लोगों को भोजन कराया गया। तो आप हजारों लोगों को भोजन कराने की सामर्थ्य आपकी कहाँ से आ गई? ये इसका मतलब आपको जो है मोदी सरकार में हर भाजपा नेता को सत्ता को कैश कराने की पूरी छूट मिली हुई। तो सिस्टम पूरी तरीके से बैठ गया है। सिस्टम गवर्नेंस के नाम पर ये धब्बा है जो ये रिपोर्ट बता रही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भारत की भ्रष्टाचार के मामले में लगातार नीचे जाने की, और जो व्यवहारिक सच्चाई वो ये बताता है कि भ्रष्टाचार के गवर्नेंस ना, ये इसका मतलब है कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान में नहीं बची, या जितनी भी बची वो धीरे धीरे उसका क्षरण होता जा रहा है। गवर्नेंस केवल इतनी बची है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ लिख पढ़ दें, सरकार के खिलाफ बोल दें, तो आपको पता नहीं कौन कौन सी धाराओं में, देशद्रोह की धाराओं में, और किन किन धाराओं और वर्ग विद्वेष फैलाने की धाराओं में आपको जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा। ये इतनी केवल सरकार के अंदर कुब्बत बची, इतना केवल मादा बचा है। बाकी सरकार का तो समरथ को नहीं दोष गुसाई का के नियम का पालन कर रहा है। जिनके संस्कार बहुत नैतिक हैं वो इस व्यवस्था में वो जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति में जीने के लिए विवश है। और जो ये समर्थ नहीं दोस्त गोसाई जो छात्र लोग हैं, छात्र लोगों के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है। वो इस सरकार में भी, पिछली सरकारों में उतनी रफ्तार से नहीं बन पाते थे जितनी इस सरकार में छात्र लोग जिस रफ्तार से इस सरकार में बढ़ रहे वो पिछली सरकार में भी नहीं थी। कुछ ही दिनों में लोग करोड़पति और अरबपति हुई जा रहे। उत्तर प्रदेश में भूमि माफियाओं के खिलाफ एक अभियान भी चल रहा है, और दूसरी तरफ ये भी है कि यहाँ पे अपराधी तत्व जो अपराधी मानसिकता के लोग, भले ही वो पुलिस के रिकॉर्ड में भले वो दर्ज ना हो, लेकिन अपराधी जो मानसिकता के लोग हैं वो ज़मीनों के मामले में खुला खेल फरकाबाजी खेल रहे हैं। और जिनके पास में खाने तक के लिए व्यवस्था नहीं थी अपने घर में, वो अरबपति और करोड़पति और अरबपति बन चुके हैं। ये एक बहुत बुरी व्यवस्था है। और एक दूसरा कारण ये भी है कि एक तो हमने कहा कि उनके खिलाफ क्यों नहीं है इच्छा शक्ति, जो व्यवस्था की लक्ष्मण रेखा
को कुछ नहीं समझते हो, लक्ष्मण रेखा को लांग देते हो, आप अंगूठा दिखा के काम कर रहे हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि ये सरकार लोकतंत्र की बजाय गिरोह तंत्र के अधीन, गिरोह तंत्र को लागू कर रही। लोकतंत्र को तो ये कमज़ोर करने का काम कर रही, गिरोह तंत्र को लागू कर रही। तो वो ऐसे लोगों से ही वो सरकार ये मानती है, या ऐसी स्थितियाँ बना दी गई कि पूरा समाज जो आम लोग हैं वो भी ऐसे लोगों से संचालित होते हैं। तो ऐसे लोगों को बजाय ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके उनको अपना बैरी बनाने के, सत्ता पक्ष ये सोचता है कि ऐसे लोगों को और ज़्यादा पूरा अवसर दिया जाए, उनको और सुविधाएं मनमानी करने की प्रदान की जाए, ताकि वो हमारे समर्थक बने और यही चुनाव जीतने का सर्वश्रेष्ठ फंडा है। तो एक तो ये है कि वो गिरोह के रूप में जब संचालित कर रहे तो आम आदमी का सरोकार नहीं, उनके सरोकार तो अपने गिरोह तक सीमित है। और दूसरी बात यह है कि जिस नई आर्थिक नीति का बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है, अभी मनमोहन सिंह जी कुछ दिनों पहले दिवंगत हुए थे, तो बताया गया था कि कैसे उन्होंने 1991 में नरसिंह राव ने उनको अपना वित्त मंत्री बनाया और किस तरीके से उन्होंने देश की गर्त में जा रही अर्थव्यवस्था को उबारा, और कैसे उनके बाजारीकरण और उदारीकरण से जो है भारत विकासशील देशों से ऊपर उठकर और लगभग विकसित राष्ट्र की स्थिति में पहुंच गया। तो लेकिन सच्चाई ये कि इस महिमा मंडन का कोई अर्थ नहीं। अगर पूरा जो बाजार है जिसकी वजह से ये आपको जीडीपी में और उसमें ये उछाल दिखाई देता है, ये पूरी अनैतिक व्यवस्था पर टिका हुआ है, जिसकी छूट नई आर्थिक नीति के माध्यम से दी गई है। आप अभी कर दीजिए कि सबकी जो है आय और आय के मुकाबले किसके पास कितनी संपत्ति है, इस बात की आप एक जांच करा दीजिए, और पता चला कि आप एक अस्थायी कर्मचारी नियुक्त करके और हर घर में जांच कराएं, तब पता चला कि अगर आप ये जांच कराएंगे तो महंगा उपभोक्ता सामान खरीदने की जो आज जो स्थिति बनी हुई है, जिस तेज़ी से खरीदे जा रहे, वो संख्या बहुत सिकुड़ जाएगी। आपके बाजार का भट्टा बैठ जाएगा। पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार पर टिकी हुई है। सारे जितना भी महंगा उपभोक्ता सामान है वो लोग खरीदते हैं। 50 लाख की गाड़ी वो खरीद रहा है, वो दिखाने के लिए तो उसने फाइनेंस कराया, लेकिन फाइनेंस कराने के बाद में भी फिर वो हर महीने किस्त बड़ी बड़ी कैसे दे रहा है, ये कोई उससे पूछने वाला नहीं है। वो पारदर्शी तौर पे तो वो ऐसा कोई धंधा करता ही नहीं जिसमें 1 लाख रुपए महीने भी उसको आय हो रही हो, और वो 50 लाख की गाड़ी खरीद रहा है। उसका हर महीने उसका किस्त चुकाने के अलावा उसका हर महीने ईंधन का खर्चा भी उठाता है। उसका जो है बाकी अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है तो महंगी जो है वो उसकी रिपेयरिंग होती है, उसका भी वो खर्चा उठाने में सक्षम होता है। तो ये अगर आप कड़ाई कर देंगे, पूछना शुरू कर देंगे 50 लाख की गाड़ी में आप चले जा रहे, तो आपने 50 लाख की गाड़ी में आपके जब आय के स्रोत ऐसे नहीं तो आपने ये गाड़ी कैसे खरीदी और क्यों खरीदी? वो पहले तो कहेगा मैंने बैंक से फाइनेंस कराया, लेकिन फाइनेंस से आपने कराया तो आपने जो है फाइनेंस कराने की स्थिति में आप फाइनेंस कराने के बाद में आप किस्तें कैसे इसकी बात रही, वो कैसे इसका, जब आप इतना कम आय कर अपना जो रिटर्न भर रहे उसमें अपनी आय इतनी कम दिखा रहे, तो पता चला कि गाड़ियाँ बिकना ही बंद हो जाएंगी। और अकेली गाड़ियों का तो मैंने उदाहरण दिया, यहाँ तक कि एसी बिकना भी बंद हो सकते हैं। एसी जो लोग आज एसी को अफोर्ड कर रहे हैं उनकी हैसियत नहीं कि वो एसी का बिल चुका सकें, और एसी खरीदने की भी हैसियत नहीं। तो पूरी आपको व्यवस्था में छूट इसलिए देनी पड़ रही कि आपकी जीडीपी जो है वो पूरी की पूरी उस पर रेत के महल पे खड़ी हुई है, वो पूरी उस जीडीपी का पता नहीं चलेगा। और हमारी व्यवस्था तो त्याग, और हमारी जो हम एक तरह से हम ये भी कहते हैं कि हम संस्कृति प्राचीन संस्कृति वाले देश हैं, हम एक संस्कारवान देश हैं। लेकिन संस्कारवान देश का संस्कारवान होने का क्या अर्थ होता है? संस्कारवान होने का अर्थ होता है त्याग, अपरिग्रह और संयम के मूल्यों का पालन करना। तो अब आपने जो है उपभोक्ता सामग्री की जो इस कदर ललक है, क्या ये कोई त्याग दिखाता है, क्या संयम दिखाता है? और अगर आप एक बहुत विलासतापूर्ण जीवन जी रहे हैं तो प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा आधार तो यही है। कोई कितना भी बड़ा बुद्धिजीवी हो, कोई कितना भी ज्ञानी हो, कोई कितना भी बड़ा
समाज सेवी हो, अगर उसकी उसका उसका जीवन, उसकी जो है वो जो ज़िंदगी वो जी रहा है वो बहुत सादगी भरी, बहुत सामान्य ज़िंदगी जी रहा है, तो तब तो उसकी कोई प्रतिष्ठा होने का कोई सवाल ही नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे अंबानी और कुछ फिल्म स्टार कुंभ में स्नान करने के लिए आए, तो वहाँ पर स्नान करने के बाद क्या कोई जो जो पूरी हमारी जो जो आध्यात्मिक व्यवस्था है, जो पूरा आध्यात्मिक उद्बोधन है, वो तो ये सिखाता है कि हमें त्याग करना चाहिए, हमें संयम से काम लेना चाहिए। तो वो संयम से काम लेने की कोई प्रेरणा लेके गए होंगे ये अंबानी और फिल्म स्टार। और दूसरी तरफ ये कि जिस ढंग से प्रचारित किया गया उनका नहाना, तो लग रहा था कि वो महाकुंभ में नहा के धन्य नहीं हुए, बल्कि महाकुंभ उनके नहाने से धन्य हो गया। तो प्रतिष्ठा इतनी ऊंची हो गई, आपने पैसे कैसे भी कमाए हो। कोई अंबानी और अदानी को लोग जानते हैं कि ये वो ईमानदार उद्यमी नहीं है, जिनको देखते हुए हमारे हिंदू अध्यात्म में कहा गया कि अर्थ भी एक तरह का पुरुषार्थ है। लेकिन इन्होंने पुरुषार्थ माने अपनी प्रतिभा से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सूझबूझ से जो है आपने कोई अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया हो। लेकिन इनका आर्थिक साम्राज्य तो जो है सत्ता के लोगों के साथ में अनैतिक गठबंधन करके और तमाम सारी हेरा फेरी करके और इनका अनैतिक साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। तो लेकिन जब विस्तार हो रहा है तो फिर अब ये सारी बातें उनकी जो है बेईमानी हो गई, उन पे कायदे से उंगली उठनी चाहिए थी, समाज को उनके प्रति उनको हीन भावना से देखना चाहिए था। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें बेईमानी हो गई। आज उनके पास में पैसा है, आज उन्होंने बड़ा आर्थिक साम्राज्य बना लिया है, तो आज जो है वो आज उनको सरकारों को ज़रूरत पड़ रही कि वो कुंभ नहाने आ जाएं, ताकि कुंभ तर जाए, कुंभ कृतार्थ हो जाए, कुंभ जो है कुंभ धन्य हो जाए। वो धन्य नहीं हो रहे, उसी रूप में उसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। तो कुंभ की जब शुरुआत की गई थी, तो उसके पीछे जो आशय था, जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को तो आप ये उल्टा करके हनन करने जा रहे हैं। तो आखिर में अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वैसे तो ये है कि इसको संज्ञान में ही नहीं लेगी सरकार। जैसे भुखमरी का जब सूचकांक निकला था और उस समय बहुत सत्ता के मत बहुत चढ़ा हुआ था स्मृति ईरानी पर, तो उन्होंने कह दिया था कि जैसे आज मैं सुबह बिना नाश्ता किए हुए चली, तो उसमें रिपोर्ट में आ जाएगा भुखमरी वाली जो रैंकिंग हो रही है, उसमें ये कि एक आदमी और बढ़ जाएगा कि ये भी जो भूख का शिकार है। ये कह के उन्होंने मजाक उड़ाया था। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर रिपोर्ट पहले तो संज्ञान में लेगी नहीं, सत्ता पर लेगा ही नहीं, और अगर लेगा भी तो वो फिर वही उसी स्मृति ईरानी टाइप का, मतलब उसका मखौल उड़ाने का एक काम करेगा। लेकिन इससे हकीकत नहीं दब जाती, इससे लोगों की घुटन लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी इससे, और इस देश की स्थितियाँ इससे बहुत ज़्यादा बेकरार होंगी। तो होना तो ये चाहिए कि उसको जो है उसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को गंभीरता से लेके, और सरकार जो है एक नैतिक साहस दिखाए कि नहीं, चाहे हम सत्ता में रहें या न रहें, सत्ता पक्ष ये दिखाए, लेकिन हम भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर उसको पनपने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस केवल भाषणों तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसको कर गुजरने के लिए सरकार को उसको तैयार करना चाहिए। ऐसी सरकार ही कालजयी सरकार बनेगी, वरना अभी वर्तमान में तो आपके पास में शक्ति है, प्रोपेगेंडा की शक्तियाँ अपने हाथ में, तो आप अपनी ज़्यादा कितना भी स्तुति गान कराएं, कितनी भी चारण गीत आपके गाए जाएं, लेकिन इतिहास बड़ा निर्मम होता है। जब आप नहीं रहेंगे तब फिर आपका इतिहास का मूल्यांकन जब शुरू होगा। जैसे आज आप कांग्रेस के नेताओं का जो मूल्यांकन कर रहे हैं और उनकी चरित्र हत्या कर रहे हैं, तो वो काम आपके साथ में भी आगे चल के होगा। इसलिए सरकार को संभल जाना चाहिए। इस सरकार को इसीलिए लोगों ने चुना है। लोग अभी भी इसीलिए इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी इसीलिए सरकार पे लोगों की आस्था ख़त्म नहीं हो पा रही कि मोदी और योगी जैसे लोग हैं जिनका कोई परिवार नहीं, तो लोग समझ रहे, तो लोग ये मानते हैं। लोग फिर जब लोगों को ये बड़ा अकाट्य तर्क लगता है कि जब इनका परिवार नहीं तो ये भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन क्यों देंगे, ये भ्रष्टाचार को बर्दाश्त क्यों करेंगे। इस
मुगालते में लोग रह जाते हैं, इस भ्रम में की वजह से वो आपके प्रति वो जो है उनकी गुस्सा उस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा जो आपकी सरकार को पलट दे। लेकिन कब तक ये जो है ये प्रवंचना में लोग कब तक जिएंगे? लोग कब तक आप उनको लोगों उसको जलाओगे आप लोगों को इस प्रवंचना में? ये प्रवंचना तो एक दिन टूटती है, और प्रवंचना जब टूटेगी तो मोहभंग, जबरदस्त मोहभंग होगा। तो आइए, और तो सरकार को अगर प्रशंसा चाहिए, अगर उसे ये चाहिए इतिहास में उसको इस रूप में अपना स्थान बनाना है कि उसने कुछ किया इस देश के लिए, तो उसे ये होगा कि उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा। और साथ साथ में अगर ये सरकार प्राचीन अपनी भारत की प्राचीन संस्कृति की दुहाई देती है, तो उस संस्कृति के जो मूल्य हैं, चाहे जीडीपी गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको जो है सरकार में बैठे लोगों को भी, और लोगों को अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, और जो जनसाधारण का जीवन में भी, उसमें भी जो संयम और त्याग के मूल्यों को प्रोत्साहित करने का काम करना चाहिए। तभी वो ये कहा जाएगा कि वो अपनी वैचारिकी के प्रति ईमानदार है। खैर, हम लोग समय समय पर ये बातें कहते रहते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को जिन पर अभी मद में जी रहे, वो उन पर इसका कितना असर होता होगा, कितनी उनकी अंतरात्मा पता नहीं कि बची भी है कि नहीं बची है, और बची होगी तब तो उन पर असर होता होगा, वरना जब उन्होंने अपनी अंतरात्मा को निकाल फेंका है, एक तरफ कर दिया है, तो फिर उन पर इन बातों का क्या असर होगा। फिर भी हम आशा करते हैं कि हम जैसे लोगों की बात पहुंचेगी सरकार में बैठे लोगों की, और उनका ज़मीर जागेगा, और वो जो है एक ऐसी शानदार व्यवस्था, एक वास्तविक रूप से खुशहाल व्यवस्था, एक स्वच्छ व्यवस्था, एक वास्तविक रूप से पारदर्शी व्यवस्था, ये इसके लिए काम करने को समर्पित होंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले अपने उन दर्शकों से जिन्होंने पहली बार हमारा वीडियो देखा है और उनको वीडियो अगर ये पसंद आया है, तो हमारा निवेदन है कि वो हमारे वीडियो को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। खुद भी ऐसा करें, अपने पारिवारिक लोगों को, अपने मित्रों को, और अपने रिश्तेदारों को भी जो हमसे नहीं जुड़े, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।